समीर भाई आपने हेड की बात करी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइक काफ़ी हैवी है, ठीक है। और इसका हेड का वेट ये इटसेल्फ समवेयर अराउंड 7 kg, 185 समथिंग के आसपास है और 21 लीटर का टैंक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बट उसके नुकसान बताओ आप। टाइटल जो दे रखा है ना रॉयल एनफील्ड को, मेड लाइक अ गन और गोज लाइक अ बुलेट, भाई लिटरली बताऊँ इस पे सूट करता है भाई। सच में चलता फिरता टैंक है, इतना सुपर डुपर बिल्ड क्वालिटी है इसकी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ बाइकें ऐसी हैं जिनकी पहचान लोगों को तब हुई जब वो मार्केट में से डिसकंटिन्यू हो गई। तो भाई थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मोजो 300। तो भाई ये बाइक है मार्केट में ना मतलब हीरे की तरह है, और जिनके पास भी ये व्हीकल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और जो लोग इनको नहीं ले पाए वो इतना रिग्रेट कर रहे हैं कि आखिर ये इंडियन मार्केट में से क्यों जा चुकी है। इन बाइकों का सिर्फ और सिर्फ पता है क्या कसूर था, ये अपने टाइम से 5 साल एडवांस थी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो भाई 2011 में होंडा ने CBR 250 को लॉन्च किया, एंड उसके अंदर में आती थी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। अब 2011 में अगर मैं किसी को कहता कि ये बाइक आप इससे 1000-1500 किलोमीटर रन कर सकते हो और लंबे लंबे टूर कर सकते हो, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, पागल हो गया है क्या, 2 व्हीलर से और तू वो लंबे ट्रिप करेगा। बट आज के टाइम में कंपनियां मजबूर हो चुकी है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, कि उनके पास एटलीस्ट एक टूर बाइक तो होनी चाहिए ही चाहिए। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये बाइक मार्केट में क्यों अपनी जगह नहीं बना पाई और जो महिंद्रा मोजो है नहीं चल पाई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इस व्हीकल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो विपिन भाई ने मुझे इस चीज़ को क्लियर किया। तो सबसे पहले तो आपको चाबी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, तो ये मिलेगी आपको महिंद्रा के लोगों के साथ में, और 2 चाबी मिलेगी। बट ऑब्वियस सी बात है अभी हम ओनर की व्हीकल को रिव्यू कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही चाबी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये वाला व्हीकल है ना, ये डेडिकेटेड जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, ये है BS6 गार्नेट रेड वाला मॉडल। अब इसके अंदर में ना टोटल 3 मॉडल आते थे। एक आता था XT, जिसके अंदर में होता क्या था, XT वाले के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर में इंडिया की पहली ऐसी व्हीकल थी सिंगल सिलेंडर में जिसमें आपको USD फोर्क देखने को मिलते थे, एंड आपको डुअल साइलेंसर देखने को मिलता था। मतलब डुअल सिलेंडर नहीं है, सिंगल सिलेंडर इंजन आता था, बट ये जो साइलेंसर है ये डुअल मिलता था। एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस था XT वाले में वो थोड़ा सा कम था, 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। फिर आया इसका UT मॉडल। तो UT मॉडल दिखने में सेम था, जिसके अंदर में क्या किया इन्होंने, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन डाल दिया, एंड जो इंजन था उसके पावर फिगर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया क्रॉस कटिंग के चक्कर में। तो जो XT वाली थी उसके अंदर में आता था आपको 27 bhp विथ 30 न्यूटन मीटर टॉर्क, और जो UT वाला वेरिएंट था उसके अंदर में आपको आता था 22 bhp विथ 25 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड फिर उसके बाद ये वाला मॉडल आया BS6, जिसके अंदर में ABS को भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इस वाले के अंदर में जो आपको पावर फिगर मिलती है वो मिलती है 25 न्यूटन मीटर टॉर्क और 25 BHP, दोनों सेम हो गई। तो भाई ये बड़ा कन्फ्यूजन था मेरे को, क्योंकि लोगों ने बड़ा ही मुझे फटकारा था इस चीज़ के लिए जब मैंने इसकी पुरानी वाली वीडियो बनाई थी XT के बारे में। तो वो एक मेरी से गलती हो गई थी, तो बट इस वाले में मैंने आपको क्लियर किया। अभी भी बड़ा ही कन्फ्यूजन था XT, UT और BS6 को लेके, बट अब होपफुली मैं सारी चीज़ें क्लियर अप कर पाया हूँगा। तो अभी बुलाते हैं हम इसके ओनर को, जो कि मेरे दोस्त हैं विपिन भाई को, और फिर बातचीत करते हैं कि आखिर ये डिसकंटिन्यू हो गई तो सेकेंड हैंड मार्केट में इसको लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो भाई स्वागत करते हैं हम अपने विपिन भाई का। तो विपिन भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया। भाई कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना कि भाई की 2 दिन बाद सगाई है। तो विपिन भाई सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जब ये व्हीकल आपने ली थी तो ऑलमोस्ट उस टाइम तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो आपने कैसे इस पे प्लान बनाया और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताओ हमारी ऑडियंस को। तो समीर, सबसे पहले जब मैं बाइक देख रहा था तो एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ कोई भी चीज़ लेने से पहले। तो मेरे दिमाग में थी सबसे पहले अपनी पल्सर 200 NS, जो कि मेरी बचपन से ड्रीम बाइक थी। फिर उसके बाद में CBR 250 थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो चुकी थी उस टाइम तक। फिर थंडरबर्ड थी मेरे पास में दिमाग में, मतलब। फिर और डोमिनार भी अपनी अच्छा कंपटीशन दे रही थी मार्केट में, लेकिन फिर डोमिनार और ये एंड में बस ये दोनों और एक तीसरी थंडरबर्ड, ये तीनों कंपटीशन में थी कि मैं इन तीनों में से कौन सी लूँ। तो डोमिनार को मैंने फाइबर बॉडी की वजह से हटा दिया। मैं ऑलरेडी पल्सर 180 ओन कर रहा था, जो करीबन मैंने 10 साल चला दिया था, मतलब फादर ने मैंने मिलके 10 साल चलाई थी हमने वो बाइक।
तो मेरे को उसका रैटलिंग नॉइस पता था, चेन सेट कैसे आवाज़ करता है, और उसका कहीं ना कहीं बॉडी में से आवाज़ आती रहती थी उसके। तो मैंने डोमिनार साइड कर दी। अब बची थंडरबर्ड और ये। अब थंडरबर्ड और इसको जब मैं कंपेयर कर रहा था तो हर चीज़ में यही टॉप पे आ रही थी। दोनों में सबसे एक चीज़ कॉमन थी, 21 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, जो कि मेरे को सही में अच्छा लग रहा था। और उसके ऊपर से अगर मैं बोलूँ लुक्स के मामले में, तो लुक्स के मामले में मेरे को ये बेटर लग रही थी। फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च करा, यूट्यूब देखा, और तो मेरे को एंड में मेरा कंक्लूजन यही आया कि मेरे को ये बाइक लेनी है। फिर मैंने करीबन 1.5-2 साल मैनिफेस्टेशन किया है इसका कि मैं ये लूँगा, और फाइनली मैंने ही ले ली। तो काफी मिन्नतों के बाद आपको मिली है ये व्हीकल। बिल्कुल भाई, मेरे को सारी चीज़ें मिन्नतों के बाद ही मिलती। बाकी ये बात मैं आपका बिल्कुल वैलिड मानूंगा, क्योंकि भाई मैं डोमिनार 4 साल चलाई है मैंने, और मैंने 2017 से लेके 2020 वाला मॉडल चलाया है। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई टाइम टू टाइम रैटलिंग और जो उसकी चेन सेट की आवाज़ है ना भाई, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। उसको भाई कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता था। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बारे में। तो अब यहाँ पे मुझे ये पूछना है कि भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इसका 21 लीटर है। तो इसको टोटल आप कितना किलोमीटर चला चुके हो? इसको मैं चला चुका हूँ समवेयर अराउंड 25,000 एंड समथिंग किलोमीटर्स। तो भाई ये 25,338 किलोमीटर चल चुकी है। कैमरा फोकस नहीं ले रहा, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, अब दिख गया आपको। तो अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस 25,000 किलोमीटर में से लॉन्ग राइड्स कितनी करी है, और कितना आपने मतलब अपने डेली कम्यूट में चलाया? समीर मोस्टली एक्चुअली डेली कम्यूट में ही चलता है, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और हमारा कुछ ऐसा घूमने का इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। तो मैंने मुश्किल से मुश्किल इसको 5,000 किलोमीटर मैंने इसको नॉर्मल अपना ऑफ टेरेन यूज़ करा है। बाकी अपना सिटी में 20,000 किलोमीटर्स चली गए। तो एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा 25,000 किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि इस कंडीशन पे व्हाट आई बिलीव कि जो पहली सर्विस है वो 1,000 किलोमीटर पे होती है। उसके अलावा जितनी भी सर्विस होगी इसकी 5,000 का इसका ड्यूरेशन होगा, 6,000 का, 6,000 6 महीने। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आप 4 सर्विस करवा चुके होंगे इस पे ऑलमोस्ट, और अच्छा खासा चेन सेट और कुछ पार्ट्स भी चेंजेस हो गए होंगे। तो अब मुझे ना यहाँ पे ये पूछना है कि आपने कितनी सर्विस इसकी कंपनी से करवा रखी है और कितनी सर्विस बाहर करवाई है? इसकी सारी सर्विसेज कंपनी में ही हुई हैं, और जिसमें मोटा मोटा आपका 2,500 से 3,000 खर्चा आ जाता है, और बाकी वेयर एंड टेयर का खर्चा और ऐड हो जाता है। जैसे चेन सेट हो गया वो ऊपर बढ़ जाएगा आपका, और ब्रेक पैड्स वगैरह, ब्रेक पैड्स हो गए, और कहीं अगर कूलेंट आपका कम हो रहा है वो डल गया, फिर यही नॉर्मल वेयर एंड टेयर जो होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरा एक सवाल है बड़ा ही जेन्युइन, और क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सेकेंड हैंड में बहुत मतलब ढूंढते हैं, और अगर कोई लेता है, आज 2024 है, तो कभी आपको आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज में दिक्कत आई है कि भाई महिंद्रा ने इसे डिसकंटिन्यू तो कर दिया, तो सर्विस नहीं हो पा रही, भागना पड़ता है लोकल मैकेनिक्स के पास में, ऐसा कुछ हुआ, या फिर आपको इजीली आप इसकी सर्विस करवा लेते हो? तो समीर, सबसे हर एक ब्रांड का कुछ ना कुछ पेन पॉइंट होता है हर एक मशीन का। तो मशीन अपने आप में कभी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं, उनका तरीका गलत हो सकता है। तो मशीन ओके रिपोर्ट है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब 110% सेटिस्फैक्शन आपको मशीन दे देगी। लेकिन यहीं पर ही आफ्टर सेल सर्विस की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रांड ने अपना, महिंद्रा ने इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। उनने बस ये लॉन्च करी, लॉन्च करने के बाद ही भगवान भरोसे चल रही है, ठीक है। बट हमारे जो मोजो के ग्रुप के राइडर्स हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, दिल्ली का ग्रुप है, बैंगलोर का ग्रुप है, हर एक स्टेट में अपना ही ग्रुप है मोजो का। हमारे जो ओनर्स हैं, मोजो ओनर्स हैं, वही इतनी हेल्प कर देते हैं, यू वोंट इवन बिलीव। अगर आप लेट्स से कि हम यहाँ पर हमारी बाइक खराब हो गई है, एंड अगर मैं उस ग्रुप में एक मैसेज डालूं किसी, मेरे बाइक में ये इशू आ रहा है, ऑन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो आपको कम से कम 10 से 20 मैसेज आ जाएंगे डिफरेंट लोगों के, अलग अलग कॉन्टैक्ट से, कि भाई इसका ये देखो, यहाँ से ये देखो, टूल किट से ये चीज़ खोलो, फ्यूजेज हैं, कुछ फ्यूजेज हैं, तो तुम्हें बताएंगे कि भाई ये यहाँ पर करके देखो, वहाँ पर करके देखो। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि फिलहाल एज ऑफ नाउ आपको महिंद्रा से उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है, उतना ध्यान उनका नहीं है। बट इसके जो ओनर है वो अपने आप में, पहली बात तो इसमें दिक्कत इतनी ज़्यादा आती नहीं, और दूसरी बात जो आती है तो वो प्रोएक्टिवली वही आपको रेक्टिफाई कर देंगे, चीज़ें बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, मोस्टली। तो चलो भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का ना एक मेंटालिटी का रोल भी होता है, कि अपना, जैसे आप इंडिया का मैप है, जैसे आप नॉर्थ साइड आते जाएंगे ना, तो लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस और बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, और जैसे ही आप साउथ जाएंगे
तो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। एंड अगर हम इस बारे में बात करें कि साउथ में जो मोजो की वैल्यू है, आप बैंगलोर साइड से स्टार्ट कर दो, नीचे जाना, मोजो को मतलब उनने रखा हुआ है कुल मिला के। वहाँ की डीलरशिप्स ने, सर्विस सेंटर्स ने, उनने जो मैनेज करी है बाइक, मतलब एक होता है ना सवारना, तो उनने उस तरीके से सवार के रखा हुआ बाइक को, लेगेसी मेंटेन करी है कुल मिला के। कभी मॉडिफिकेशंस देखना आप साउथ साइड वाले पर सपोर्ट मिल जाता है। लेट्स से कि मैं इस पे अभी कुछ काम कराना चाह रहा हूँ तो उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं खुद ही भटकूंगा और लोगों ने कुछ हेल्प कर दी। लेकिन वहां पर लोग प्रोएक्टिवली, और प्लस में वहां पर मतलब ऐसी चीजें हैं कि आप चाह के भी स्टार्ट करने लग जाओगे तो आपको पता नहीं आपको रुकना है मॉडिफिकेशंस में। मैंने एक उसमें देखा था मोजो पे, एक बंदे ने अपना ये पूरा कटवा रखा था, और दैट टू अगर आप स्वॉट पिलियन या वेट पिलियन करके है उसका उसने वो लगा रखा था, यहाँ से उसका टायर एग्जैक्टली टायर हगर था, और उसी में ही इंडिकेटर्स थे, स्टॉप लाइट थी, हर एक चीज उसी पे ही थी। तो इतना प्रीमियम लग रहा था देखने में, ऑसम। तो मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें तो आफ्टर मार्केट आप ले रहे हो, बट अब होता है लेट्स सपोज की चेन सेट है, चेन सेट हो गए, ब्रेक पैड्स हो गए, तो आपको क्या लगता है कि यार डिसकंटिन्यू होने के बाद चीज़ें महंगी हुई है, या फिर स्टार्टिंग से जितने प्राइस पे आती थी आज भी उतनी ही प्राइस पे मिलती है, या फिर थोड़ा सा कम हुआ है? समीर, मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन तो वो करता है रियल लाइफ, तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होते ही रहते हैं। अब मतलब मेरे ख्याल से कम नहीं होंगे, कभी बढ़ते ही रहेंगे। तो कभी भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो एक्सपेक्टेंसी रहती है कि हाँ आगे चल के ग्राफ यूं ही जाएगा, यूं नहीं आएगा एक्सपेंडिचर के मामले में। बट वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब एक आपको ओवर प्राइस तो नहीं लगता? एक आइडिया बता सकते हो कि कितने की लगभग आपने चेन सेट चेंज कराई थी? मेरे को सही में अभी कोई आइडिया नहीं है, समवेयर अराउंड 3000 समवेयर अराउंड 3000। चलो ये तो फिर एक डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि इतना ही आपका डोमिनार का भी कॉस्टिंग आती है, और जो चेन सेट है ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी की मिलती है। वो तो आपने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा बताओगे आप उसके बारे में क्या है, और फिर मैं बात करूंगा कि आपने जब टूरिंग करी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको लाइट हूँ थोड़ा सा, तो ये काफी रेफर मतलब मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग भी है, और थोड़ा सा लोगों को अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। ये जाना के हैं या फिर आपने? ये लूविया के हैं। अच्छा, लूविया के हैं भाई, तो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है लूविया। तो टॉप नॉच है भाई, उसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं। और मैं इससे इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अगर आप इसको हिला के भी देखेंगे ना, बहुत स्टर्डी है, एंड इसका जो मटेरियल है वो इतना सॉलिड है मतलब। अच्छा, और एक देख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये तो खैर सेम मैंने भी अपने डोमिनार में लगाया था, बड़ा अच्छा सूट करता है, बट इस पे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी इसका वाइजर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है, और हेड, भाई इसके हेड के तो क्या ही कहने, लाजवाब है। इसमें मैंने देखा था आपने वाइट लाइट भी लगा रखी है। हाँ जी, ये इसमें मैंने नाइट आई लगवा रखी है। ओके। समीर भाई, आपने हेड की बात करी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइक काफी हैवी है, ठीक है, और इसका हेड का वेट ये इटसेल्फ समवेयर अराउंड 7 kgs ओ भाई, इसका हेड है। ओ तेरी, 7 kgs का ये चीज है, इसका ये चीज तो काफी ज्यादा हैंडलिंग में थोड़ा सा होता है, लेकिन आप जब आप चलाने लग जाते हो तो आप यूज्ड टू हो जाते हो। उसके ऊपर आएंगे हम, जैसे ही हम टूरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये भाई, बट एक बात बताऊं, बहुत ही टेस्टफुली इसको मॉडिफाई कर रखा है, मतलब कुछ भी ओवर नहीं लग रहा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लग रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसी व्हीकल अच्छी लगती है कि ओवर ना लगे, क्योंकि और एक तो सीन ये भी होता है ना कि जैसे आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाओगे ना, और भी ज़्यादा रैटलिंग नॉइज टाइम के हिसाब से आ जाती है। तो अच्छा, इसमें कभी आई है कुछ आवाज़ वगैरह? रैटलिंग नॉइज टचवुड इसमें आई तो नहीं है, लेकिन कई बारी क्या होता है, जैसे मैंने ये लगा रखा है, तो अभी क्या हुआ है कि ये ड्रिल करते टाइम पे अभी जो मेरे को इशू फेस हो रहा है, बाइक का कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन ये हल्का सा, जैसे पहले तो बस ये था, जब ये स्टेबल था तो ये कट 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 होता, अब ये हिलने भी लग गया क्योंकि इसके ये लूज हो गए। अच्छा। तो यहाँ से अभी एक आ रही है मेरे को मेन। और दूसरी चीज, जब मैंने लूविया का ये फिट कराया तो इसके नीचे जो ये चीज है ना, ये चीज, तो ये कट 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 लगता है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए इसका सोल्यूशन यही है कि हमें इसके नीचे रबर पीस, जैसे हम इस पे लगा दो। एरे लाइट से फिक्स करूंगा। अच्छा, एक चीज और, जब ये टूर आप करते हो तो भाई हैवी है, वेट 185 समथिंग के आसपास है, और 21 लीटर का टैंक काफी ज्यादा होता है, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बट उसके नुकसान बताओ आप, कि जब आप फुल टैंक भराते हो तो क्या रहता है रिएक्शन, मतलब कैसा आपको मैन्यूवरिंग में कोई दिक्कत आती है या फिर क्या कुछ? मैं आपको बताऊंगा समीर भाई, मैं जब भी फुल टैंक कराता हूँ तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एकदम से, और बाइक अपने आप पता नहीं खुश हो जाते है शायद से। जैसे फुल टैंक कराया मैंने, ये खुश इतनी हो जाते हैं कि ये मतलब खुल के चलती है। खुल के क्या मतलब, मेरे को शायद से पता नहीं मेरे अंदर ही है या इसके अंदर है, कि जब भी मैं फ्यूल टैंक फुल कराता हूँ इसको, तो शायद से मेरे को गुड फील हो रहा था, इसको गुड फील हो रहा था, तो अच्छे से चलती है। बाकी इसका रिजर्व इतना बड़ा है, पता नहीं क्या सीन है, कि मेरे को कभी मैंने 21 लीटर इसमें फुल नहीं डलवाया, 20 लीटर 18 लीटर कभी नहीं डलवाया। मेरी हमेशा 14 से 15 लीटर ही होती है, क्योंकि मेरे को दिमाग में रहता है
की होके ये इतना चल चुकी है, ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करने के बाद में 50 किलोमीटर उस पर चला देता हूँ। उसके बाद में जाके स्टेशन पे ही खड़ी करता हूँ। ओके, फ्यूल स्टेशन पे गया, फ्यूल डलवाया, और बस वही होता है वहां पर अपना फ्यूल, उसकी फोटो खींची, एवरेज चेक करी इस बारी कितनी थी। तो आपने जो एवरेज बताई है मुझे, ये एवरेज आपका हाईवे और सिटी मतलब क्या है, मिक्स है? मिक्स। और हाईवे पे लगभग अगर पूछा जाए तो कितना होता? हाईवे पे अगर हम प्रॉपर हाईवे की बात करें यार, देखो हाईवे पे आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, आप किस स्पीड पे चला रहे हो। तो मोस्टली मेरी 90 to 100 सिटी में भी रहती है। मेरे को थोड़ा सही सा रोड दिख गया, जाम वाम ज्यादा नहीं है, तो 90-100 हमेशा रहती है। और अगर मैं अपना हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे मैं इतना ही चलाता हूँ, 100, मतलब आप 110 मैक्स। थोड़ा सा काम होके चलाते हो एकदम, ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली ही चलाओ। एग्रेसिवली, एक्चुअली एग्रेसिव बाइक है भी नहीं है उस तरीके से कि मैं इसको R5 बना दूं या KTM 390 बना दूं। उस चीज का, हर एक चीज का अपना एक वो तरीका होता है। ये तो है। जब मैंने ली थी मेरे को पता था कि मेरे को क्या चाहिए। आप खुद सोचो कि आप हाईवे पे 110-120 से ऊपर चला रहे हो और आपको पता है कुछ भी आ सकता है सामने। चलो गाड़ी नहीं आई, उधर से बारहसिंगा कोई भी कूद के आ गया, नीलगाय कूद के और रिसेंट इंसिडेंट भी अभी हुआ ही था आपके साथ, वो भी बताना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे ऑडियंस को। और टूरिंग पे जब आप गए थे तो जाहिर सी बात है ऑफ रोडिंग भी मिली होगी थोड़ी बहुत, बिल्कुल। तो कभी नीचे से लगती है? कभी नहीं लगी। और ऑफ रोडिंग के बाद ऐसा हुआ कि यार कोई पार्ट बच गया या उसको टाइट वाइट करवाना पड़ा? समीर, मैं एक बारी फिर जब इसको राइड पे लेके गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने सिटी में चलाई थी, तो घर वालों के मन में भी होता है कि नहीं 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 जाना। तो मैं चंडीगढ़ गया था, मेरे चाचा जी रहते हैं वहां पर। कई बारी चीजें होती हैं जो न्यूबीज होते हैं, जिनको नहीं पता, वो पहली बार लेके जा रहे हैं बाइक, दिल्ली से या अपने एरिया से निकल के किसी और सिटी या किसी और स्टेट में जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, मैं पानीपत, तब अपना किसान आंदोलन चल रहा था मेन हाईवे पे, मैं वहां से ना जाके अपने नजफगढ़ में ही अंदर अंदर से कुछ पानीपत को रोड निकलता है, कहीं से निकलता है वो रोड, आई एम सॉरी मेरे को एग्जैक्ट वो जगह का नाम नहीं पता, लेकिन वहां का लोकेशन कुछ ऐसा है, साइड में मतलब पतला सा रोड है, जितना पतला ये रोड है ना, इसका भी थोड़ा सा और छोटा कर दो इस रोड पे। और वहां पर क्या था कि मैं चला रहा था, उस टाइम पे मैंने नाइट आई नहीं लगवाई थी, जिसकी वजह से विजन काफी ज्यादा कम था। तो मैं उसको बाइक चला रहा हूँ नॉर्मल, मेरी 70-80-90 80-90 बिल्कुल सुतम सूत रोड थी, बढ़िया सी, तो 80-90 थी। और आप मानोगे नहीं भाई, लाइट का विजन काफी आगे नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहां पर एक पुलिया टाइप्स थी छोटी सी, कि नीचे से नाला है या कुछ नहर टाइप्स कुछ जा रहा होगा, तो वो यूं था। और आप मानोगे नहीं भाई, मेरे को पता ही नहीं था आगे करके वो है, और काफी अंधेरा था, नो स्ट्रीट लाइट्स नथिंग। भाई मेरी बाइक, मेरे को पता नहीं, मेरी बॉडी मतलब सबकॉन्शियस ब्रेक, माइंड ने ब्रेक दबाया नहीं दबाया, लेकिन भाई वो सडनली आया। मेरे पास कोई किट नहीं थी, मेरे पास बस बैकपैक था अपना, बस बैकपैक, नथिंग एल्स, और शूज थे, स्पोर्ट शूज, बस ये थे। और मैं उसके बाद में भाई, मेरी बाइक उस पे से चढ़ी है, उतरी है, यूं हुई है भाई, सीधी गई है, वापस बैलेंस मेंटेन कर लिया। बैलेंस मेंटेन कर लिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी पल्सर भी होती उस टाइम पे 180, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं हो पाता भाई। ये तो है, बेनिफिट तो होता है यार। देखो हैवी वेट व्हीकल का ना बेनिफिट तो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। और भाई जिनको पता है ना इस व्हीकल के बारे में, भाई ये ना मतलब टाइटल जो दे रखा है ना रॉयल एनफील्ड को, मिड लाइक अ गन और गोज लाइक अ बुलेट, भाई लिटरली बताऊं इस पे सूट करता है भाई। सच में चलता फिरता टैंक है, इतना सुपर डुपर बिल्ड क्वालिटी है इसकी। अब इसके ब्रेक से मतलब कैसा है इसके ब्रेक्स? इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपके XT की बात करूं तो XT में J1 के आते थे, उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और प्लस में लॉक हो जाता था टायर। और XT में और क्या था कि आपका बस ABS नहीं था उसके अंदर। अब हम आते हैं UT पे। UT में सारी चीजें सेम थी, बस ABS नहीं था। और एक दूसरी चीज और थी, फ्यूल इंजेक्टर और कार्बोरेटर था वो। ओके। क्योंकि XT इनकी चल नहीं रही थी, क्योंकि इनने एडवर्टीजमेंट अच्छे से किया नहीं, कोई चीज अच्छे से करी नहीं, बस बाइक निकाल दी और छोड़ दी। उसके बाद में एक होता ना, परवरिश नहीं करी उस बच्चे की, तो बच्चे की परवरिश में दिक्कत आ गई। तो अपना उसमें UT में इनने थोड़ा सा सस्ता करा, क्रॉस कटिंग कर दी और पावर भी डिग्रेड कर दी। आपके टेलीस्कोपिक फोक लगा दिए, 10-12 हजार के टेलीस्कोपिक फोक है। फिर एक सिलेंसर सीधा कम कर दिया, यहाँ पर कोस्ट कटिंग आ गई। अगर आप XT में देखोगे ना, तो ये चीज मेटल का होता है, इसमें प्लास्टिक का है। अच्छा, ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी वैसे इस बारे में। ये है, इसमें बहुत सारी चीजें, जब आप चलाओगे दूसरी बाइक्स देखोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज दिखेंगी। ये हो गया। और फिर ऊपर से इसकी अब UT में ने थोड़ा सा हाइट बढ़ा दी, क्योंकि XT में कंप्लेंट ये आ रही थी कि लोग जब उसको चलाते थे, जब उसको अपना लीन करते थे, तो उसके सिलेंसर टच हो जाते थे। तो उन्हें लोग क्या करने लगे थे, एक सिलेंसर निकलवा के इसी सिलेंसर को ऊपर अप शिफ्ट करने लगे थे। तो कंपनी ने क्या करा कि उनकी वही चीज पूरी कर दी, क्लियरेंस बढ़ गया, अब कम नीचे कम लगती है। मेरी आज तक टचवुड कभी नहीं लगी है नीचे, और बस UT हो गई। और
जो अपनी एबीएस आई, एबीएस में बस एबीएस इंट्रोड्यूस हुआ। एंड आई एम सॉरी समीर भाई, पावर फिगर भूल गया। इसमें जब एक्सटी आई थी 27-30 पावर और अपना टॉक, हाँ। फिर अपना यूटी में कर दिया था इन्होंने 22-25। एबीएस जब निकाली तो इन्हें 25-25 कर दिया, पूरा दोनों बराबर कर दिया। बिल्कुल दोनों बराबर कर दिया। क्रूजिंग के लिए ओके रिपोर्ट है। और हाँ, टायर में एक और फर्क था समीर भाई, आपके 150, 110, 70 आपका अपना ये था, 150 आते थे एक्सट्रीम में, और इनने जब यूटी और अपनी एबीएस निकाली इसमें अब इनने 140 कर दिए। थोड़ा सा एक पोर्शन थोड़ा सा डाउन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये पोर्शन डाउन कर दिया, लेकिन साथ में इसको 60 की जगह 70 कर और डेप्थ बढ़ा दी इसकी। एग्जैक्टली। तो समीर भाई मैंने अभी रिसेंट में क्या करा है, मैंने अपोलो अल्फा H1 लगवाया है। अगर आप इसका टायर प्रोफाइल देखेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से 60 ही है। नहीं ये 150 है, 60। हाँ 60 डेप्थ पे आ रहा हूँ। जो आपका स्टॉक आता था एंजल जीटी वाला, वो 70 डेप्थ का आता था। हाँ, एंजल सिटी जो था वो था 140, 70। अब समीर भाई इसमें बहुत तगड़ा रोल है। ये मैंने जो डिफरेंस फील करा मैं वो बता रहा हूँ कि मेरी पहले जब गड्ढों में जाती थी ना, तो गड्ढे खा जाती थी। मैं लिटरली इस रोड पे, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी गड्ढों वाली जगह पे मैं बस इसमें खड़ा होता था और अपना 40, 50, 60 पे निकल जाता था, कुछ फील नहीं होती थी, टायर अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते। अब इसमें थोड़ा सा फील होता होगा। इसमें फील होता है। एक चीज और भी नोटिस करना, डेप्थ कम होने की वजह से 70 की जगह 60 थोड़ा सा 10 mm ये नीचे भी हुई होगी। हाँ, हाँ। तो लेकिन समीर भाई इसमें एक चीज और ऐड हुई है, अब लीन अच्छे से ये तो है भाई, अपोलो H1 अल्फा की तो बात ही अलग है। इसलिए मेरा वो कुछ 22,000, इसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 3,000 किलोमीटर होंगे मुश्किल। हाँ इतना तो यार चलता है यार, इतना तो 22,000 पे तो स्टॉक टायर चेंज हो जाने चाहिए थे। तो भाई ये इसका स्टॉक टायर भी भाई बहुत लाजवाब आता है, पिरेली एंजल जीटी। और जो इसका पुराना एंजल सिटी और जो पुराना वाला था उसमें तो रोसो को डियाब्लो आता था, वो तो अलग ही लेवल पे था। और 18,000 के सेट आते थे पूरे। आपका इंजन परफॉर्मेंस कैसा रहा है हाईवे पे? कभी लगा कि यार लैग मार रही है, ओवरटेक लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कभी कुछ फील हो रही है? कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं इस तरीके से राइड करता नहीं हूँ। पहली चीज, मैं अपनी स्ट्रेट लाइन देखता हूँ और कर्व्स पे मैं एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ जितनी कर सकता हूँ। जितना सफिशिएंट एक लीन होना चाहिए उतना। हाँ जी, अपने सबको अपना हिसाब पता होता और है। ये तो है। किस हिसाब से ये कर तो है। सकता हूँ, वो है। और कभी कभी जब मेरा मूड खराब होता है, जब मैं रैश ड्राइविंग करना चाह रहा होता हूँ, तब भी ये मेरे को कभी अनसेटिस्फाई नहीं करती है। मतलब एक फेथ हो चुका है अपने मशीन के साथ में, एक बॉन्डिंग हो चुकी है। अब मैं इंजन ब्रेकिंग एक्चुअली ज्यादा यूज करता हूँ, अच्छा। तो इसकी वजह से मेरा ब्रेकिंग का वो जैसे एकदम से यूं 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 ये चीज काफी अच्छी हो जाती है। मैंने इससे पहले, इसको लेने से पहले एक समीर भाई बताना भूल गया, मैंने ड्यूक की टेस्ट राइड ली थी। मैंने ड्यूक की टेस्ट राइड ली, अब मैंने जब ड्यूक रोकी मेरे हार्ट भी धक 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 हो रही भाई। अब इतना ज्यादा मैं डर गया था उसमें कि मतलब वो बोल रही है कि चल, अरे एक और लगा, चल चल चल, ऐसे कर रही है वो मेरे को कि भाई लेके चल मेरे को। उसको बहुत एग्रेसिव है वो भी। बहुत एग्रेसिव है भाई, बहुत एग्रेसिव। अब फिर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ड्यूक अच्छी लगती है, दिखने में इतनी प्यारी लगती है, लेकिन अब मेरे को समझ में आया उस टाइम पे कि विपिन ये तेरा टेस्ट नहीं है, लोगों को पसंद है लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगा। एक इंसिडेंट आपने बताया था मुझे, एक बिल्ड क्वालिटी के लिए रेफरेंस दे देता हूँ भाई, वैसे तो आप अलाउ करोगे तभी डालूंगा। आपकी वीडियो थी जब आपने मुझसे दिया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, और जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था, जेन्युइनली बताऊं तो मैंने तो वीडियो देखी थी, तो भाई मुझे लगा था आपको कुछ हो गया, ठीक है। और वीडियो दिखा दूंगा मैं रेफरेंस के तौर पे, बट क्या था वो इंसिडेंट, एक बार बता दो। वो इंसिडेंट ऐसा था कुछ कि मैं हाईवे पे आ रहा था और वो हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो डेली वो खुला रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऑफिस आना जाना काफी अच्छा होता था, जैसे कि हाईवेज में चलाने मजा आता ही है। तो मैं नॉर्मल चलाता था, जाता था, मेरी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो मैं रात को आ रहा था समवेयर अराउंड 4। तो 12 दिसंबर की बात है, दूसरा दिन था धुंध का, क्योंकि हम डेली बाइक से अप डाउन करते हैं, हमें पता रहता है। तो एक दिन धुंध थी, कोई नहीं, अवॉइड हो गई। दूसरे दिन धुंध थी, तो इसमें नाइट आई लगा हुआ है, वाइट लाइट, और फॉग आया, बादल की तरह बना, हट गया, बादल के बना हट गया। 1-2 बारी हुआ, और तीसरी बारी में मेरे को ब्रेक मारने का भी मौका नहीं मिला। और जो अपने रोड पार्टीशन में जो यूज होते हैं, जो ऐसे होके डैम की तरह यूज होते हैं, तो वो रखे हुए थे, उन्हें रास्ता ब्लॉक कर रखा, मेरी पूरी बाइक उसी में घुस रही, बिना ब्रेक मारे, मतलब ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिला मेरे को। जब याद है, मेरे को इतना याद है, जैसे ठुकी, फोर टाइट करा, उसके बाद में नीचे मिला, और जैसे मेरे को झूलों से डर लगता है, तो वही झूलों वाली फील आई, क्योंकि मैं उसके पार जाके गिरा था। और आपको कितनी चोट आई थी? इस तरीके से ठुकना चाहिए था, उस तरीके से नहीं ठुका, सारी ये अपने ऊपर ले गई। इसके सस्पेंशन कैसे हैं? आपको कभी दिक्कत आई? परफेक्ट है। तो भाई ये ओवरऑल पूरा का पूरा लुक था इसका। और आप क्या कहना चाहोगे, अगर मार्केट में कोई इसे खरीदना चाह रहा है सेकंड हैंड पे, तो उसे लेना चाहिए और या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए?
यार देखो, मैं आपको बोलूँगा कि जब मशीन एज हो जाती है किसी भी चीज़ की, जस्ट एक 50 इयर्स का बंदा उस पे मेडिकल एक्सपेंसेस कितने होंगे, जस्ट इमेजिन। ये तो है। तो वही चीज़ है, अगर आप यूज्ड बाइक ले रहे हो, आपको नहीं पता किसने कैसे चलाई हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें मोजो, अगर आप लेना चाहते हो तो भाई इसका डुअल साइलेंसर जो XT है, गो फॉर इट, मज़ा आ जाएगा। उसका एवरेज समवेयर अराउंड आपको 20 से 25 का एवरेज मिल जाएगा। क्योंकि उसमें पॉप्स एंड बैंक्स भी आते हैं भाई बाय डिफॉल्ट ही, जैसे डीवी किलर हटा दो तो। डीबी किलर आपने हटाया, उसमें आपको पता क्या करना है, बस एक बारी हाई करके छोड़ना है, पट 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 पट। हाँ हाँ, मैंने महसूस करी है। मतलब सुपरा तो नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं समझ गया, हाँ, सिंगल सिलेंडर की सुपरा है वो। हाँ, मजा आ जाता है। ज्यादा जो छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, मजा आ जाता है उसमें। मेरे फ्रेंड के पास में थी, तो मैं उसको काफी चलाया करता था, उसको चलाने में अलग ही फील है। और आपको जो अटेंशन मिलती है उस बाइक पे, बहुत ज्यादा। बच्चे देख के जो आपको हाई कर रहे होते हैं बस से, उसमें बहुत मजा आता है। अभी हम विपिन भाई के बाइक की भी आवाज सुनेंगे। इसके अंदर डीवी किलर लगा रखा है आपने या फिर हटा रखा है? तो भाई इसकी भी आवाज सुनते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। तो इसका कुछ स्टार्ट करने का तरीका ऐसा है, न्यूट्रल पे हम्म। आपको क्लच दबाना है और बस पुश करना है। ये देखो आइडियल साउंड। थोड़ा सा रैप करना आप। भाई सिंगल सिलेंडर में ना इससे बेस्ट साउंडिंग मशीन नहीं हो सकती। और ये सिंगल साइलेंसर पे इतनी आवाज़ है इसकी, इसमें भी पटाखे मार रही है अभी। और जो इसकी ड्यूअल साइलेंसर होगी तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन विपिन भाई कि आपने इतना अच्छा खासा हमें ओनरशिप एक्सपीरियंस बताया। एंड अभी तक सच बताऊं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं बहुत लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बट अभी तक का अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये भाई मेरे वीडियो बनाने का। मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला। एंड ये व्हीकल ना भाई अपने टाइम से 5 साल आगे थी। और यही रीज़न है कि भाई कंपनी ने मतलब इसको प्रमोट नहीं किया ढंग से, या उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई। यही रीज़न है कि ये नहीं बिकी और CBR 250 भी नहीं बिकी। बट अब आज जब हम उसे मार्केट में ढूंढते हैं तो भाई लोग कहते हैं कि हाँ यार ये कुछ चीज़ थी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसी भी रीज़न से, तो भाई पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने थॉट जरूर शेयर करना। और भाई मैं ना होंडा CBR 250 ढूंढ रहा हूँ, तो अगर किसी के पास कोई रेफरेंस हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड जैसी भी वीडियो लगी है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के तो चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई मिलते हैं हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।